अब हम लोग लिखेंगे मालवा में हमने दो राजा को देख लिया। किसको? एक पहला देखा हम लोगों ने घोरी को, जिसका नाम पहला तो जिसने स्थापना की उसका क्या नाम था? दिलावर खां। दिलावर खां घोरी। उसके बाद दूसरा जो इसका बेटा राजा बना उसका क्या नाम था? होसांग शाह, जिसको मेन माना था कि मालवा का मेन और स्टार्टिंग यहाँ से। और तीसरा हम लोग ने किसको देखा था? महमूद खलजी। और ये महमूद खलजी का किसके साथ? तो राजा कुंभा के साथ हम लोगों ने वॉर देखा था और दोनों ने अपने अपने आप को विक्टोरियस घोषित किया था। अब इसके बाद जो अगला राजा आता है अच्छा, महमूद खलजी ने एक और काम किया था। एक काम और महमूद खलजी का वहीं पर एडअप कर लीजिए, जो आपने जहाँ लिखा था वहीं पर अब जगह होगा, तो एक काम और एडअप कर लीजिए। लिखिएगा महमूद खलजी इस्टेब्लिश्ड, महमूद खलजी इस्टेब्लिश्ड ए रेसिडेंशियल, इस्टेब्लिश्ड ए रेसिडेंशियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट मांडू। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त के राजा महाराजा रेसिडेंशियल कॉलेज और हॉस्पिटल बना रहे हैं। रेसिडेंशियल कॉलेज का मतलब क्या हुआ? बीमार वहाँ रहकर अपनी इलाज करा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो क्या कहते हैं, अरे ये रेसिडेंशियल कॉलेज का मतलब वहाँ पर बच्चे रहकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था महमूद खलजी। अब महमूद खलजी के बाद कौन आएगा? तो महमूद खलजी के बाद इसका बेटा आता है, बड़ा बेटा, जिसका नाम है गियासुद्दीन। गियासुद्दीन, क्या नाम है? गियासुद्दीन। और इसके टाइम पीरियड क्या होगा? 1469 टू 1500 CE। सब लंबे समय तक बनेंगे राजा। यहाँ ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। तो चाहिए तो लिख लीजिए, इल्डेस्ट सन ऑफ महमूद खलजी, इल्डेस्ट सन ऑफ महमूद खलजी। और इसकी कहानी क्या है कि ये थोड़ा सा क्या था? अय्याश टाइप का था। ये थोड़ा सा अय्याश टाइप का था। तो इस नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ही वाज ए, अय्याश बोलना तो खैर गलत वर्ड है, मतलब वो कहते हैं कि हाँ अय्याशी बोल सकते हैं, और क्या इंग्लिश में लिखते प्लेजर सीकर, और क्या। ही वाज ए प्लेजर सीकर कंस्ट्रक्टेड क्या है? तो जहाज महल, कंस्ट्रक्टेड जहाज महल। और ये किस लिए था जहाज महल? इसका हरेम मतलब क्या कहते हैं, लिखेगा जहाज महल हिज हरम। तो हरम क्या होता है? जहाँ पर वो अपनी रानियों को रखते थे। तो रानियों इन द सेंस कि ढेर सारी, हजारों की संख्या में रानियाँ। इसका मतलब जिससे नहीं हुआ उससे हर किसी से शादी कर लिया, हर कोई रानी बन गई। तो जैसे क्या हो गया?
आप समझ सकते हो, इसी को कहा जाता है प्लेजर सीकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके बारे में। ही वॉज डिफीटेड बाई राणा रायमल ऑफ चित्तौड़। तो वही मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के बाद राणा रायमल बने थे इंपॉर्टेंट राजा, तो उनसे इसका युद्ध हुआ जिसमें ये हार गया था। तो ये कहानी है गयासुद्दीन की, बस इतनी छोटी सी कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला जो राजा बनेगा उसका नाम है महमूद शाह। महमूद शाह सेकेंड, ये है 1510 टू 1531 CE। अब देखिए ये 1500 में ख़त्म हुआ है, इसका टाइम पीरियड कब का है? गयासुद्दीन का 10 साल बाद महमूद शाह बन रहा है। तो बीच की जो कहानी है वो मत पूछिए, क्यों? क्योंकि वो नहीं मालूम, इसीलिए नहीं लिखाई जा रही है, किसी को नहीं मालूम। ठीक है ना? तो वो चीज़ें कहानी जहाँ पर जितनी जो कंफर्म होती है वही आपको लिखाई जाएगी। जहाँ पर इतिहास में उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला या वो इतिहास में भी वो कंफर्म नहीं है तो वो बातें नहीं लिखाई जाएंगी, और जो कंफर्म नहीं है वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। और ये 1500 की कहानी है, आप जी रहे हो 2000 में, तो यानी 500 साल में पहले, आज से 500 साल पहले क्या हुआ? 10 साल की घटना में कुछ अगर ऐसा वैसा हुआ भी और वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपने छोड़ दिया तो कोई गलत नहीं किया। ठीक है ना? छोड़ दिया तो गलत नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, महमूद शाह सेकेंड, इसकी कहानी ये है, द लास्ट रूलर ऑफ द खलजी डायनेस्टी ऑफ मालवा। भाई सब, खलजी पहला जो सुल्तान आपने पढ़ा था उसका क्या नाम था? महमूद खलजी इम्पोर्टेंट, और महमूद खलजी के बाद गयासुद्दीन, और उससे पहले घोरी, होसान शाह, तो ये सब क्या थे? खलजी डायनेस्टी से ही चल रहे थे। तो ये लास्ट कैसे बना? तो लिखिए ऑफ मालवा, एज ही सरेंडर्ड टू बहादुर शाह, एज ही सरेंडर टू बहादुर शाह। और ये कहाँ का है? सुल्तान ऑफ गुजरात। बहादुर शाह कहाँ का सुल्तान है? गुजरात का सुल्तान है। तो इस बहादुर शाह के सामने किसने? मालवा के राजा महमूद शाह ने सरेंडर कर दिया। क्यों? तो भाई हार गया था। सरेंडर टू बहादुर शाह आफ्टर लॉस ऑफ मांडू in 1531 CE, आफ्टर लॉस ऑफ मांडू फोर्ट। क्या है? आफ्टर लॉस ऑफ मांडू फोर्ट इन 1531। तो 1531 में महमूद शाह हार के सरेंडर किया और यहां से इसका काम खत्म। ठीक, अब कहानी क्या होती है कि थोड़ी सी ट्विस्ट लेती है। ठीक है, कहानी ट्विस्ट क्या लेती है कि इस वक्त जो आप देख रहे हो 1531 का मतलब कि दिल्ली में बाबर आ चुका है और उसको आए हुए 4 साल हो चुके हैं।
बाबर 1526 1526 में, थोड़ा सा अगर आप इधर आओ, आपको एक इधर की तरफ थोड़ा सा सोचो, तो आपको क्या पता चलेगा कि 1526 क्या हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। और इसमें क्या हुआ था, बाबर वॉन, और इसका मतलब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया, दिल्ली सल्तनत ended and मुगल सल्तनत स्टार्टेड। बट एक्चुअल में मुगल सल्तनत का स्टार्ट तो हम अकबर से मानते हैं, एक्चुअल में मुगल सल्तनत का स्टार्ट हम अकबर से मानते हैं। बट एक तरह से अगर देखा जाए कि बाबर का आना इंडिया में मुगल सल्तनत की एंट्री हो गई, मुगल्स की एंट्री बाबर के थ्रू हो गई। तो बाबर 1526 में आया, उसके बाद लगातार 4 सालों तक वो 4 लड़ाइयाँ लड़ा। पहला 1526 में पानीपत, 1527 में राणा सांगा के साथ, 1528 में मेदिनी राय के साथ, 1529 में एक और उसकी बैटल होगी, और 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। तो बाबर के डेथ के बाद उसका बेटा हुमायूं, जो हम लोग थोड़ा हिस्ट्री अगर बचपन में जो पढ़े हैं क्लास 10th 12th में, 10th तक, उसमें हमें पता है कि बाबर का बेटा हुमायूं वो सुल्तान बनता है। तो हुमायूं जब सुल्तान बनता है तो उस वक्त, अब देखिए मेवाड़ जीत चुका था बाबर, ठीक है, मेवाड़ जीत चुका था और मेदिनी राय को भी हरा चुका था। तो काफ़ी बड़े एरिया में, और जो लोधी डायनेस्टी के कंट्रोल में दिल्ली सल्तनत था वहाँ तक तो पूरा बाबर का कंट्रोल था। तो अच्छा खासा एरिया आ चुका था बाबर के कंट्रोल में। और बाबर के डेथ के बाद जैसे ही हुमायूं बना राजा, तो हुमायूं ने भी क्या किया, वही एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई। तो यहाँ पर बस आपको इसलिए ये कहानी बताई गई कि यहाँ पर जब इसकी हार हो गई और गुजरात वाले के कंट्रोल में चला गया, लेकिन अंत में क्या हुआ, बहादुर शाह के कंट्रोल में तो रहा। तो देखिए 15 ऐसे लिखिए, मालवा वाज इन कंट्रोल ऑफ बहादुर शाह फ्रॉम, कब से कब तक, फ्रॉम 1531 टू 1537 CE। इसीलिए आपको ये कहानी मैंने बताई है। ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी बस इतना समझ लें कि यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली सल्तनत हट के मुगल्स आ चुके हैं। और यहाँ पर मालवा में क्या हुआ कि बहादुर शाह गुजरात का शासक, वो मालवा जीत चुका है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। कहानी ये है कि दिल्ली में मुगल्स खड़े हैं और मालवा को गुजरात जीत चुका है, यानी मालवा खत्म हो चुका है, मालवा गुजरात में आ गया। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक। अब इसके आगे तो ये रब कर रहा हूँ मैं। हम लोग क्या देख रहे थे कि मालवा को हाँ, मालवा को 1531 CE में वॉन बाई बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ठीक, ये तो याद है। देन फ्रॉम 1531 टू 1537 CE मालवा वाज अंडर बहादुर शाह, ये भी हमने देख रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट आता है, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में
मुगल्स आ चुके हैं। कहाँ पर? इन दिल्ली। कौन है? मुगल एम्परर। दिल्ली में कौन है? मुगल। और इस वक्त कौन है मुगल एम्परर? हुमायूं। कौन है? हुमायूं। अब ये हुमायूं कहाँ से आया, कैसे है, वो कहानी तो हम लोग दिल्ली के बाद मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। बस इतना समझते हैं कि बाबर ने लोधी को हटाकर मुगल एम्पायर को लाया और बाबर की देखकर उसका बेटा हुमायूं बन गया मुगल एम्परर। तो इस हुमायूं ने यहाँ अटैक कर दिया। हुमायूं ने अटैक कर दिया। तो कब तक? हम्म, हाँ, फॉर लिखिएगा। फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, फॉर वेरी ए शॉर्ट पीरियड मुगल एम्परर हुमायूं कैप्चर्ड इट। और वो मालवा नहीं, वो मतलब उसको बहादुर शाह के कंट्रोल में था, लेकिन देखा जाए तो हुमायूं के थ्रू बहादुर शाह के कंट्रोल में था। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से कुछ महीने या लगभग लगभग एक साल, लगभग एक साल मान लीजिए। लेकिन उसी बीच में क्या होता है कि हुमायूं शेर शाह सूरी से हार जाता है। हुमायूं 1539 में शेर शाह सूरी से हार जाता है। और हुमायूं हारने के बाद, शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं को इंडिया से बाहर जाना पड़ जाता है, यानी इंडिया को से ये बाहर निकल जाता है, इसको भगा दिया जाता है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? मालवा हुमायूं कंट्रोल से अपने आप अलग हो गया। तो जैसे ही मालवा हुमायूं कंट्रोल से, हुमायूं इंडिया हारता है शेर शाह सूरी से और इंडिया को छोड़ के भागता है, वैसे ही जो खिलजी डायनेस्टी यहाँ पर थी उसका एक एक्स ऑफिसियो किंगडम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कहानी समझिए, हुमायूं ने मालवा को अपने कंट्रोल में कुछ समय के लिए ले लिया, लेकिन हुमायूं एक राजा जिसका नाम है शेर शाह सूरी, उससे हार जाता है। बैटल ऑफ चंदेरी में, जो हम लोग पढ़ेंगे 1539 में, वहाँ हार जाता है। और हार का नतीजा ये होता है कि हुमायूं को इंडिया छोड़कर जाना पड़ता है, भारत से बाहर चला जाता है। तो जैसे ही हुमायूं चला गया, इसका मतलब है कि अब मालवा के ऊपर किसी का शासन नहीं है। इसका मतलब मालवा के ऊपर किसी का शासन नहीं है, क्योंकि शेर शाह सूरी तो अभी कन्नौज और दिल्ली के पास था। अभी तो उसको ये नहीं पता ना कि मालवा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसका फायदा उठाकर जो प्रीवियस खलजी डायनेस्टी थी, जिसका अंतिम शासक कौन था? महमूद शाह, उसी का ऑफिसियो कादिर शाह यहाँ पर अपना कंट्रोल बना लेता है। तो लिखिएगा, इन 1537 CE कादिर शाह एंड एक्स ऑफिसियो या एक्स ऑफिसर ऑफ प्रीवियस खलजी डायनेस्टी। तो ये जो कादिर शाह था, ये क्या करता है? कादिर शाह रिगेन्ड कंट्रोल ओवर ए
पार्ट ऑफ मालवा, मालवा के एक हिस्से को ये अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक, तो कादिर शाह ले लिया, तो अब यहां पर कादिर शाह शासन कर रहा है, लेकिन हमें क्या पता है कि हुमायूं को हराने वाला शासक कौन था? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जब हुमायूं को हराया तो हुमायूं के अंडर में उस वक्त जितने भी किंगडम थे उस पर सब पर कंट्रोल करने की कोशिश कौन करेगा? शेर शाह सूरी करेगा, वो छोड़ेगा तो नहीं। तो शेर शाह सूरी क्या करता है, तो लिखिएगा इन 1542 CE शेर शाह सूरी conquered, शेर शाह सूरी conquered the Malwa and appointed किसको? तो लिखिएगा सुजात and appointed सुजात खां एज द गवर्नर। क्योंकि शेर शाह सूरी के पास तो बहुत बड़ा किंगडम था। शेर शाह सूरी तो बंगाल से आया था, बंगाल भी उसके पास था, बिहार भी उसके पास था। शेर शाह सूरी तो सासाराम का था, और सासाराम में ही शेर शाह सूरी का मकबरा भी है, हम लोग पढ़ेंगे। तो हुआ क्या, शेर शाह सूरी जीता, तो जीत कर इसको क्या बना दिया? अपना प्रोविंस बना दिया, और प्रोविंस बनाकर अपने एक वफादार सुजात खां को यहाँ का गवर्नर बना दिया। तो कहानी है क्या, महमूद शाह सेकेंड, कहाँ तक? महमूद शाह सेकेंड तक तो खलजी डायनेस्टी है। कहानी बिगड़ती है महमूद शाह सेकेंड के बाद, कि महमूद शाह सेकेंड को गुजरात का राजा बहादुर शाह हराता है। गुजरात राजा बहादुर शाह हराता है। बहादुर शाह 6 सालों तक यहाँ पर कंट्रोल करता है। किसके रहमो करम पर? तो हुमायूं के रहमो करम पर। लेकिन हुमायूं डायरेक्टली कहिए तो मालवा को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक, हुमायूं जैसे अपने कंट्रोल में लेता है, वैसे ही क्या होता है कि उसके कुछ ही समय में वो शेर शाह सूरी से हार जाता है। शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं इंडिया छोड़कर चला जाता है। तो उस टाइम पीरियड का फ़ायदा उठाकर खलजी डायनेस्टी का एक ऑफिसर कादिर शाह क्या करता है, मालवा के कुछ हिस्से पर कंट्रोल कर लेता है और अपने आप को इस्टेब्लिश कर देता है। अब शेर शाह सूरी को जब ये बात पता चलती है, शेर शाह सूरी क्या करता है, अटैक करता है और उस हिस्से को जीत कर अपने एक वफादार व्यक्ति, जिसका नाम है सुजात खां, को वहाँ का गवर्नर बनाकर चला जाता है दिल्ली, कन्नौज, या यूँ कहिए कि सासाराम, जहाँ से वो शासन करता था, क्योंकि उसके पास तो बहुत बड़ा एरिया साम्राज्य का था। अब यहाँ से कहानी में थोड़ा सा फिर ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि 1545 में शेर शाह सूरी की हो जाती है डेथ। क्या होती है? 1545 में शेर शाह सूरी की हो जाती है डेथ। ठीक, अब इसकी डेथ के बाद सूर डायनेस्टी डिस्टर्ब हो जाती है। शेर शाह सूरी की डेथ के बाद सूर डायनेस्टी फिर वही गद्दी के लिए, यानी कि सिंहासन या यूं कहें कि सुल्तान बनने का आपसी विवाद शुरू हो जाता है सूर डायनेस्टी में। तो सूर डायनेस्टी हो जाती है आपस में वीक। तो सूर डायनेस्टी का यानी कि एक ही राजा है जिसका नाम है शेर शाह सूरी। उसके बाद ये हो जाते हैं वीक, तो इनका कंट्रोल हो जाता है ख़त्म। तो उसका फ़ायदा उठाकर जो सुजात खां का बेटा है, तो चाहिए तो यहाँ लिखिएगा, लिखिए
हाँ लिखिए, आफ्टर डेथ ऑफ शेर शाह सूरी, सूर डायनेस्टी became weak, so बाज बहादुर, सो क्या नाम आ गया एक नया, बाज बहादुर। कौन है ये, सन ऑफ सुजात, सुजात खां का बेटा बाज बहादुर। तो सो बाज बहादुर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ independent, declared himself independent in 1555 CE। 1555 में सुजात खां का बेटा बाज बहादुर मालवा को फिर से इंडिपेंडेंट कर लेता है। ठीक, अब इसके बाद की कहानी समझिए। यहाँ तक समझ में आई कहानी? बहुत सिंपल सी है। थोड़ा सा सिंपल ये है कि पहले खलजी डायनेस्टी है, मालवा की खलजी डायनेस्टी, जिसका लास्ट राजा है महमूद शाह सेकंड। महमूद शाह सेकंड को गुजरात का राजा बहादुर शाह हराता है। बहादुर शाह से कंट्रोल कौन लेता है, हुमायूं। हुमायूं को शेर शाह सूरी हराता है। तो उसका फ़ायदा उठाकर खलजी डायनेस्टी का एक ऑफिसर, एक्स ऑफिसर कादिर शाह मालवा के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल करता है। तो शेर शाह सूरी अटैक करके उसको हटाकर अपना प्रोविंस बनाता है और अपने एक व्यक्ति सुजात खां को यहाँ का गवर्नर। लेकिन कुछ ही समय में शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है और सूर डायनेस्टी इतनी वीक हो जाती है कि सुजात खां का बेटा बाज बहादुर खुद को क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंट रूलर, यानी सूर डायनेस्टी से अलग कर लेता है। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बाज बहादुर के बारे में। नाम तो बहादुर है लेकिन इसके कारनामे सुनिएगा तो गजब के हैं। खैर, तो बाज बहादुर अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको रब कर दूं। अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। कौन कौन है, तो पहले है महमूद शाह सेकंड, इससे कौन लेता है, बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद कौन आएगा, हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आएगा, कादिर शाह। कादिर शाह के बाद कौन आ जाएगा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी और एंड गवर्नर कौन आएगा, सुजात खां। और उसके बाद आ जाएगा बाज बहादुर। तो सब अलग। ये है खलजी डायनेस्टी, ये है गुजरात का राजा। उसके बाद आएगा मुगल्स के कंट्रोल में। मुगल्स के बाद फिर एक्स ऑफिसर ऑफ प्रीवियस खिलजी या खलजी। और उसके बाद आ जाएगा शेर शाह सूरी, सूर डायनेस्टी। और उसके बाद फिर आ जाएगा बाज बहादुर, सन ऑफ सुजात खां। तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बाज बहादुर के बारे में। यहाँ तक क्लियर है, तो इसको रब करके नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, कहानी ये है बाज बहादुर की कि बाज बहादुर क्या था, सुल्तान बना।
लास्ट सुल्तान मालवा बना, और ये म्यूजिक, पोएट्री और अपनी वाइफ रूपमती से बहुत ही मतलब प्यार वगैरह में ही ज़्यादातर ये इसका इसी में इसका जीवन निकला। जब उसी समय जब बाज बहादुर यहाँ पर मालवा में था, तो उस वक्त दिल्ली में क्या हुआ, अकबर का शासन आ चुका था। दिल्ली में कौन राजा बन चुका था? अकबर राजा बन चुका था। और अकबर के राजा बनने के बाद अकबर ने एक्सपीडिशन शुरू किया, यानी साम्राज्य का विस्तार, अपनी टेरिटरी को, मुगल अंपायर को और बढ़ाने का काम शुरू किया। उसी दौरान उसने क्या किया, मालवा यानी कि मांडू के ऊपर सेना भेजी। अकबर ने बहुत कम लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अकबर मैक्सिमम लड़ाइयाँ में अपने सैनिक और अपने स्पेशल कमांडर्स, जैसे यहाँ पर कौन है, अदम खां और पीर मुहम्मद खां, इन दोनों को भेजा था और इन दोनों ने बाज बहादुर को हरा दिया। बाज बहादुर वैसे भी बहुत बड़ी सेना तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी बेवकूफ़ियों ने इसे हराया, क्योंकि ये ज़्यादातर तो अपने लस्ट में ही डूबा हुआ रहता था। तो हारने के बाद क्या हुआ, जो रानी रूपमती थी उन्होंने तो जहर खा लिया। चाहे तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में, आफ्टर हाँ, आफ्टर मैसेज ऑफ डिफीट रानी रूपमती पॉइजन्ड हरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि सबको पता था कि उस वक्त जो जीतता था वो जीतने वाली सेना, उसके कमांडर क्या करते थे, हारने वाली सेना और या उसके राज्य में बच्चे और औरतों के साथ। तो रानी रूपमती को भी पता था ये बातें, और ये कोई ऐसा नहीं था केवल मुगल करते थे या वो करते थे। हर जीतने वाला राजा हारने वाले राजा की के राज्य की औरतें और बच्चों को सबसे अधिक दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, और वो आप समझ सकते हो कि क्या दिक्कतें हैं, खास करके रानियों को और बाकियों को। तो इस वजह से रानी रूपमती ने, भाई अकबर मान लेते शालीन था, लेकिन अदम खां और पीर मोहम्मद थोड़े शालीन थे, या बाकी कमांडर थोड़े न वैसे थे, वो तो उसी रूप रंग के, उसी वही चीज़ों के थे। और अकबर भी कौन सा बहुत दूध का धुला था। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी पॉलिसीज वगैरह बहुत अच्छी थी, लेकिन उस वक्त के लिए तो हम कह सकते हैं कि वो उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज के हिसाब से मैच करें तो बहुत कुछ आपको मिलेगी चीज़ें, उस सब हम अकबर में डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे, क्योंकि वो सब मेंस में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। खैर, यहाँ हमें समझते हैं कि रानी रूपमती पॉइजन कर खा लेती हैं, एंड जब उनको पता चलता है कि बाज बहादुर हार गया, तो क्या हुआ, बाज बहादुर डिफीटेड बाय अकबर्स आर्मी आदम खान पीर मोहम्मद इन द बैटल ऑफ शानपुर। आफ्टर मैसेज ऑफ डिफीट रानी रूपमती पॉइजन हरसेल्फ, एंड बाज बहादुर फ्लेड टू खानदेश, ये भाग गया दूसरी जगह। फ्लेड, FLED, फ्लेड टू खानदेश, यानी खानदेश दूसरी जगह भाग के वहां शरण लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
हाँ लिखिएगा, सून लिखिएगा, सून बाज बहादुर, सून बाज बहादुर हाँ हाँ को मेड, सून बाज बहादुर मेड कोलिएशन, कोलिएशन विथ, किसके साथ, विथ मीरान, विथ मीरान MIRAN, विथ मीरान मुबारक, मिथ मीरान मुबारक शाह सेकेंड, विथ मीरान मुबारक शाह सेकेंड ऑफ खानदेश, प्लस, प्लस में और कौन आएगा, तूफल खां ऑफ खानदेश, प्लस, चाहे तो प्लस यहां लगा लीजिए, प्लस तूफल खां ऑफ बेरार। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, एक तरफ हो गया कौन, बाज बहादुर प्लस मीरान मुबारक शाह टू ऑफ खानदेश प्लस तूफल खां ऑफ बेरार। और बेरार कहाँ से बना है, बहमनी किंगडम का हिस्सा है बेरार। तो ये भाग के गया खानदेश, खानदेश में किसको, मीरान मुबारक को समझाया बुझाया, और अपने बगल में बेरार के भी राजा को समझाया बुझाया, और तीनों ने मिलकर एक कोलिएशन बना लिया, ठीक है। एंड या ऐसे लिखिए, देन अटैक्ड, क्या, देन क्या कह रहे हैं, अटैक्ड एंड डिफीटेड पीर मुहम्मद and regained his kingdom, क्योंकि लिखिएगा, एज अकबर recalled अधम खां, सो पीर मुहम्मद became less stronger। तो यही हुआ था कि अधम खां और पीर मोहम्मद दोनों ने मिलकर बाज बहादुर को हराया था। तो हुआ क्या कि जब देखा उसने कि अब मालवा हमारे कंट्रोल में है, तो अकबर ने क्या किया, अधम खां को बुला लिया और पीर मोहम्मद को रखा कि तुम वहां पर रहो और मालवा को संभालो। यही होता था, यही सिस्टम चलता था। तो जब देखा बाज बहादुर ने कि अधम खां, कौन, अधम खां जा चुका है और पीर मोहम्मद अकेला पड़ चुका है, अधम खां जा चुका है और पीर मोहम्मद अकेला पड़ चुका है, तो इसने क्या किया, खुद अपनी जो बची कुची सेना
खानदेश के शाह मीरान मुबारक और एक और बेरार के राजा तूफल खान को मिला लिया। तो ये तीन एक तरफ हो गए और उधर अकेला पीर मोहम्मद। तो उसने क्या किया, अटैक कर दिया बाज बहादुर ने। अब पीर मोहम्मद जब अकेला पड़ गया तो इसने पीर मोहम्मद को हरा दिया। अब पीर मोहम्मद जैसे ही हारा, बाज बहादुर के हाथ में फिर से क्या हुआ, मालवा आ गया। अब ये खबर जैसे ही किसको पढ़ मिलेगी, अकबर को, तो अकबर इतना बड़ा शासक चुप तो बैठेगा नहीं भाई। अकबर की सेना की हार तो अकबर के लिए क्या है, बहुत बड़ी बात हो गई। और इतना बड़ा राजा तो वो चुप बैठेगा नहीं। तो उसने तुरंत जैसे ये सुना, उसके पास ये न्यूज़ पहुंची, उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और फिर मालवा की तरफ भेज दिया। किसके तरफ, मालवा की तरफ भेज दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये रब कर दूं। तो कहानी कहाँ शुरू हुई थी, बाज बहादुर डिफीटेड बाई अधम खां प्लस पीर मुहम्मद, यही हुआ था ना। तो क्या होगा, डिफीटेड बाई पीर अधम खां एंड पीर प्लस पीर मुहम्मद। देन, और ये क्या है, दोनों अकबर्स आर्मी के कमांडर हैं, ठीक। तो आफ्टर डिफीट फ्लेड टू कौन, बाज बहादुर। बाज बहादुर आफ्टर डिफीट फ्लेड टू खानदेश। कहां पर भाग के गया था, बताइए, खानदेश। देन बाज बहादुर प्लस खानदेश का राजा मीरान मुबारक शाह सेकेंड प्लस तूफुल खां, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, डिफीटेड TUFAL तूफल खां डिफीटेड पीर मुहम्मद। क्यों, क्योंकि अधम खां को अकबर बुला चुका था, तो पीर मोहम्मद अकेला पड़ गया। एंड डिफीटेड पीर मोहम्मद एंड बाज बहादुर रिक्लेम्ड मालवा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब इसके आगे की कहानी, अब अकबर ये जब सुना कि उसका कमांडर पीर मोहम्मद हार चुका है, तो ये तो अकबर के साम्राज्य, ये तो अकबर की हार मानी जाएगी। तो लिखिएगा, इन 1562 CE, इन 1562 CE अकबर सेंट आर्मी led by Abdullah Khan and he finally defeated बाज बहादुर, यानी फाइनली डिफीटेड बाज बहादुर। पर यहाँ भी बाज बहादुर हारा तो वो मरा नहीं, या वो पकड़ाया नहीं,
फाइनली डिफीटेड बाज बहादुर एंड, या ऐसे लिखे बाज बहादुर, बट ही फ्लेड टू चित्तौड़, बट ही फ्लेड टू चित्तौड़, कहाँ भाग गया? चित्तौड़। लेकिन हुआ क्या कि चित्तौड़ जाने के बाद, लेकिन चित्तौड़ में इसको बहुत समय तक इसको आश्रय नहीं मिला, सहारा नहीं मिला। तो नेक्स्ट लाइन लिख लीजिएगा, ही दस remained ए fugitive मीन्स उसके पास कोई अपना राज्य नहीं, इधर उधर कभी किसी से शरण ले रहा है, कभी किसी से शरण ले रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कभी बच रहा है। तो remained fugitive एट ए नंबर ऑफ कोर्ट्स। अब अकबर बहुत बड़ा राजा एम्परर हो चुका था, तो कोई जल्दी अकबर के द्वारा हराए गए राजा को शरण देने को भी तैयार नहीं था। तो कोर्ट्स, इसलिए कभी इस कोर्ट, कभी उस कोर्ट, कभी इस राजा, कभी उस राजा, ऐसे इसका चल रहा था। तो ही रिमेन्ड ए फुगिटिव एट ए नंबर ऑफ कोर्ट्स, ही सरेंडर्ड in 1570 CE to Akbar at Nagpur and Malwa became a सूबा of मुगल एम्पायर। और इसके बाद तो मुगल एम्पायर के बाद तो ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो फिर मालवा कभी इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं। तो कहानी इतनी सी है कि बाज बहादुर एक बार किससे? अधम खां और पीर मोहम्मद से हारा। उसके बाद बाज बहादुर ने एक कॉन्फिडरेसी बनाई, दो और लोगों को अपने साथ जोड़ा, खानदेश के राजा मीरान मुबारक को और बेरार के सुल्तान तूफल खां को, और मिलकर पीर मोहम्मद को हरा दिया और मालवा को गेन किया। ये सुनकर अकबर ने अपनी सेना भेजी। अकबर ने किसके द्वारा, कौन था कंट्रोल इस पर? अब्दुल खां का। अब्दुल खां ने बाज बहादुर को इस तरह से हराया, और तब तक अकबर का भी जो अपना एरिया था वो बढ़ चुका था, और भी साम्राज्य अकबर जीत चुका था। तो इस वजह से ये जब हारा तो भागा चित्तौड़, पर चित्तौड़ ने भी इसको शरण नहीं दिया लंबे समय तक, क्योंकि जहाँ जाता था वहाँ अकबर मैसेज भेज देता था। तो इसलिए वो लोग कहते थे भैया तुम चले जाओ, नहीं तो अकबर हम ही को हटा देगा। तो ये इधर उधर भागता रहा। जब देखा कि अब कहीं शरण नहीं मिलने वाला, तो जंगल में गुजारा करने से अच्छा है कि चलो सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दिया। इस तरह से मालवा क्या हो गया, पूरी तरह से इन लास्ट 1562 में जाकर मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गया। और फिर मालवा मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के बाद भारत का रहा, कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया। तो जो मालवा जिसको कभी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया 1310 में, अलाउद्दीन खिलजी ने कब मिलाया? 1310 सीई में। वहाँ से कब तक? फिरोज शाह तुगलक के डेथ के बाद, यानी कि जाकर 1401 सीई में जाकर ये क्या हुआ? तैमूर के इन्वेजन के बाद इंडिपेंडेंट हुआ। और इस इंडिपेंडेंट होने के बाद जाकर 1562 में तो सॉरी देखा जाए तो लगभग 150 साल तक क्या रहा? मालवा इंडिपेंडेंट रहा। 162 ईयर्स तक
मालवा इंडिपेंडेंट रहा, उसके बाद कहाँ बन गया, मुगल अंपायर, क्या हुआ, मुगल अंपायर का हिस्सा, और मुगल अंपायर के बाद तो फिर इंडिया ही रहा, और आज तक इंडिया। अब तो मालवा प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, बाकी तो वो कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह हिस्सों का, राज्यों का हिस्सा बन चुका है मालवा प्लेट्यू। मालवा अपने आप में कोई प्रोविंस नहीं है। तो ये कहानी है मालवा की, ठीक है। और सबसे लास्ट राजा बाज बहादुर और उसकी रानी रूपमती। तो रानी रूपमती के बारे में, उसने रानी रूपमती पैलेस बनवाया था, जाज महल है, बाकी होसान शाह का टोम। तो मालवा में काफ़ी अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर हैं, जैसे जामी मस्जिद है, और भी रूपमती महल है, हिंडोला महल है, और इसने जो वो हरम बनवाया था, जहाज महल। तो ये सब अच्छे खासे आर्किटेक्चर इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी मालवा की। तो इस तरह से हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंट हुए जो नॉर्थ इंडिया के छोटे छोटे प्रोविंस जो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किए थे, उसमें एक हमने देखा बंगाल, देन हमने देखा मेवाड़, देन हमने देखा था गुजरात, और अब हमने देखा लास्ट मालवा। तो ये 4 बड़े किंगडम हम लोगों ने, या डायनेस्टीज हम लोग देखी। अब हमारे पास बचे हैं एक खानदेश और एक जौनपुर, जो छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, उन पर बहुत जाने। और एक हमारे पास इम्पोर्टेंट बच चुका है कश्मीर। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा पूरा कंटेंट, कि दिल्ली सल्तनत से अलग होने के बाद, तो हमने देखा डेक्कन में बहमनी, साउथ में विजयनगर, और उसके अलावा जो ये पूरा हिस्सा है, क्या, विंध्या रेंज के नॉर्थ में, वहाँ हम लोग ईस्ट वेस्ट नहीं देख रहे हैं, हम लोग विंध्या रेंज के नॉर्थ का हिस्सा देख रहे हैं, जिसमें हमने पाया मालवा, गुजरात, बंगाल, मेवाड़, ये सब नॉर्थ इंडिया को लेकर चल रहे हैं। और एक अब नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे किसको, एक रहेगा हमारा जौनपुर, और एक रहेगा कश्मीर, और एक बहुत छोटा सा खानदेश जहाँ ये बाज बहादुर भागकर गया था। तो इतनी बातें कंप्लीट, हम लोग नॉर्थ इंडिया के प्रोविंशियल किंगडम्स जो दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंट होकर बने थे, उनकी कहानी खत्म होगी। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।